गुड आफ्टरनून, यू आर वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार, मैं हकीम अली सर परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ग्रामर से बेसिक ऑफ ग्रामर सीरीज के तहत हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात किया था और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहला टॉपिक नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में बात किया था कि नाउन क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, और दूसरे लेक्चर में हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किया है। तो हमने वेल डिस्कशन किया है वहाँ पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, और उसमें हमने पहले टॉपिक के नाउन और इट्स काइंड्स के बारे में बात किया है एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन भी बात किया है। आज हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसे हम नाम देते हैं प्रोनाउन। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन देखें, यह नाउन तो आप अच्छी तरह से परिचित हो कि नेमिंग वर्ड आर नोन एज नाउन। संसार में जो भी चीज़ें हैं जिसका एक नाम दिया जाता है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के बारे में पिछले लेक्चर में हमने वेल डिस्कशन किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। नाउन की बात किया, संज्ञा, और देखिए प्रो यानी के बदले, यानी संज्ञा के बदले, संज्ञा की जगह पर जब हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वही हमारा क्या है, सर्वनाम। इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कोई भी नाम है इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर अगर हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे, या दूसरी बात सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी संज्ञा का विकल्प जो कोई भी होगा वही हमारा सर्वनाम होगा। आइए देखते हैं एक वाक्य हम लें। जैसे यहाँ हमने ये वाक्य लिया है, रानी थॉट इट वुड ब्रिंग बैड नेम टू रानी। रानी सोचती है कि यह रानी के लिए एक गलत नाम लेके आएगा। सो रानी डिड नॉट डू इट, इसलिए रानी ने ऐसा नहीं किया। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रानी बार बार आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 बार रानी आ रहा है। रानी रानी रानी, एक ही नाम जो है 3 बार क्लिक किए जा रहे हैं। तो इसकी जगह पे अगर हम चाहें तो इस वाक्य को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते कि रानी थॉट इट वुड ब्रिंग बैड नेम टू हर। ठीक है, तो इस रानी के जगह पे जो ये नाउन है यहाँ हमने हर का यूज कर दिया। सो रानी, इस रानी के जगह पे हम सो सी, यहाँ हम सी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा वाक्य क्या बन गया, रानी थॉट इट वुड ब्रिंग बैड नेम टू हर। क्या देख रहे हैं, नेम टू हर, सो सी डिड नॉट डू इट। तो हमने क्या देखा, इस नाउन के जगह पे यहाँ हर का हमने यूज कर दिया। यहाँ फिर से नाउन आया है, यहाँ भी हमने सी का यूज कर दिया। तो ये नाउन के जगह पे ही तो ही सी और हर का प्रयोग हुआ है। तो यही हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के जगह पर इसका प्रयोग किया गया है। एक और वाक्य लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया कि रीता इज ए गुड गर्ल। ठीक, हमने लिख दिया रीता इज ए गुड गर्ल। फिर यहां लिख दिया रीता प्ले हॉकी। तो यहाँ क्या हुआ, रीता इज ए गुड गर्ल, रीता एक अच्छी लड़की है। रीता प्लेज हॉकी, तो 2 बार हम देख रहे हैं रीता,
तो इसी रीता के जगह पे हम यह भी लिख सकते हैं, रीता इज ए गुड गर्ल, सी प्लेज हॉकी। तो हम क्या देखें कि सी रीता के जगह पे सी का प्रयोग हुआ है, यानी इसी नाम को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ा, यानी रिपीटिशन से हम बच जाते हैं और ये देखने में अच्छा लगता है। जैसे अब हर बार जैसे रानी 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 हम कह रहे हैं तो कैसा लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन रानी जहाँ पे हमने हर लिया, यहाँ सी लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हर और सी जो है किसके बदले प्रयोग हो रहे हैं, किसी नाम के बदले प्रयोग हो रहे हैं, किसी नाउन के बदले प्रयोग हो रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। अब आइए एक और वाक्य, अब हम लोग और भी वाक्यों को लेकर के इसे क्लियर करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये हमारा नाउन कितने प्रकार का होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लीजिए लिख दिया हमने, वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये वह है, तो वह क्या प्रोनाउन है, हाँ, क्योंकि यहाँ हम चाहे तो नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं कि राम स्कूल जाता है, यहाँ हम भी तो लिख सकते हैं राम स्कूल जाता है, तो राम के जगह पर हमने वह का प्रयोग कर दिया, तो ही गोज टू स्कूल की जगह पे राम गोज टू, तो राम यहाँ पे क्या हो गया, संज्ञा हुआ, ऐसे की जगह पे वह का प्रयोग हो गया। इसी तरह से पोजेसिव में हम जाएं, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, कार है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज माई कार। तो यह मेरी, अरे नाम तो इसमें किसी का लिख सकते हैं, यह हरी की कार है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है, ये मेरी शब्द भी प्रयोग हुआ है। मैं स्वयं ही वहां जाऊंगा, तो स्वयं ही की बात की, तो स्वयं ही यानी मैं की बात करे, तो ये सारे शब्द जो है हम देख रहे हैं किसी के बदले में आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको हम लोग सिंपली समझेंगे, अगर आप समझेंगे तो सब याद हो जाएगा, नहीं याद होगा तो एक हम ट्रिक आपको बताते हैं, इस ट्रिक को के माध्यम से भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आप याद कर पाओगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम के प्रकार। आइए देखते हैं सर्वनाम के प्रकार क्या है। एक ट्रिक याद करिए, परी, दीदी, इंटर की, बस इतना याद हो जाएगा, सारे सर्वनाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो देखिए, परी, दीदी, इंटर की, तो प से हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल प्रोनाउन। यहां हमने लिख रखा है पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर प से हमारा क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। इसको अभी हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। फिर हमारा हो गया आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ई से हमारा हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन, डी से हमारा हो गया डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डी आई से हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और आई से हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और फिर हम आई से लिख सकते हैं आई एन से इंडिफिनिट प्रोनाउन, और हम फिर लिखेंगे आर से रिलेटिव प्रोनाउन, और एट द लास्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये हमारी है प्रोनाउन के टाइप्स। अब आइए हम एक एक को देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है, कौन सा प्रोनाउन क्या कहलाता है और कैसे उसको हम लोग समझ पाएंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो जब हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, संसार में तो भाई व्यक्ति कितने हैं, मुख्य रूप से तीन ही व्यक्ति हैं, तीन ही पर्सन है। जैसे हम जो बात करता है,
वो फर्स्ट पर्सन होता है। और जो बात सुनता है, जैसे आप बात सुन रहे हो तो सेकंड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन है। तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जब हम व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कहूँ, अब ये व्यक्ति कितने प्रकार के हो सकते हैं? अब इसमें पर्सन जो है 3 तरह के हो सकते हैं। एक हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा हमारा होगा सेकंड पर्सन, और तीसरा होगा थर्ड पर्सन। यही 3 व्यक्ति होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। वैसे संस्कृत में भी देखेंगे तो प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष, या प्रथम पुरुष, निम्न पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, निम्न पुरुष और नीच या निम्न पुरुष भी कहा जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी कहानी है। प्रथम पुरुष किसी कार्य को देख बड़े उत्साह के साथ शुरू कर देता है, और मध्यम पुरुष जो है काम तो शुरू कर देगा, बीच से ही छोड़ के भागने लगता है। तो निम्न पुरुष जो है सोचता ही नहीं है, अरे ये मेरे बस का है ही नहीं, तो वो नीच या निम्न पुरुष कहलाता है। तो वहाँ यहाँ पे कहानी थोड़ी दूसरी है। फर्स्ट पर्सन आपको ध्यान ये रखना है कि जो बोलता है, जैसे अब बोलने में कौन कौन बोल सकते हैं भाई? जैसे फर्स्ट पर्सन में जैसे मैं हूँ तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, या हमारे साथ कुछ और लोग आ जाए तो हम क्या कहेंगे? वी हो जाएगा। आई और वी ये ऐसे हैं जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। कहने का मतलब जो वक्ता है, सीधी सी बात, जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, वही हमारा फर्स्ट पर्सन है। दूसरा हमारा सेकंड पर्सन है। तो सुनने वाला, सुनेगा कौन भाई? यू। जैसे आप हमारी बात को सुन रहे हो, तो जो सुनता है वो सेकंड पर्सन है, यानी यू कहलाता है। और जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे ही की बात करें, सी की बात करें, इट की बात करें, दे की बात करें, ये सब हम लोग क्या कह रहे हैं? ये जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन में होता है। और ये पर्सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका इम्पोर्टेंस आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी देखेंगे, और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स फाइंड आउट कॉमन एरर में भी इसका यूज होता है। हम लोग इसको देखेंगे एरर के केस में, कि जैसे हम देखते हैं 231 का यूज करते हैं, सबसे पहले सेकंड पर्सन को लेते हैं। अगर तीनों पर्सन एक साथ आते हैं तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड, थर्ड और फर्स्ट की कहानी होती है। इसको हम लोग फाइंड आउट एरर में जानेंगे। अभी हमने यहाँ आपको पर्सन के बारे में बताया। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है हमारे। अब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी होती हैं जिसको हम लोग पर्सन, नंबर और जेंडर, इससे रिलेटेड केस होता है। तो केस के बारे में भी हम लोग जानेंगे, और इससे रिलेटेड एक चार्ट होता है जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी रोल प्ले करेगा। लेकिन मोटी मोटी बातें यही थोड़ी सी मैं बातें बता देता हूँ। तो देखिए, जो प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से एक केस, वैसे हम डिटेल उसको पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ हम देख लेते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो देखिए, नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता कारक, जो कार्य को करता है, करने वाला होता है, इसी को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मतलब आई है तो आई काम कर सकता है, या वी है ये काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो ऑब्जेक्ट के रूप में जिसका यूज हो। तो आई, माइन, मी इसको कहते हैं, पोसेसिव मी। आई, माई, आई का मतलब माई हो जाएगा, आई, माई, माइन। ठीक है? और ऑब्जेक्ट इसका मी के रूप में होगा। इसी तरह से वी,
आवर, आवर्स भी होता है, इसको हम लोग डिटेल जानेंगे, अस, ये हो जाएगा। ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए। इसी तरह से सेकंड पर्सन में जाएंगे तो यू का यू ही रहता है, यू, यहाँ यू भी रहेगा, योर्स भी रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। इसी तरह से थर्ड पर्सन में जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, ही का ही जो हो जाएगा, इसमें हिम हो जाएगा, ठीक है, ही हिज हिम। इसी तरह से सी होगा, सी हर्स, हर होगा। इट, इसे इट इसमें हम लिखेंगे नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में, इट, इट्स हो जाएगा, ईट होगा। इसी तरह से दे होगा, ठीक है, और पोसेसिव में देयर हो जाएगा, देयर, और यहाँ पे देम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है अब, ताकि इसका रोल अभी हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये हमारा आ रहा नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता के रूप में जो चीज़ होगी वो कर्ता कारक कहलाएगी। ऑब्जेक्ट के रूप में वही कर्ता जब प्रयोग में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, और उसका संबंध किसी चीज़ पे अधिकार जब दर्शाया जाएगा तो पोसेसिव केस में होगा। जैसे यह मेरी कलम है, तो यह मेरी शब्द कलम पे अधिकार दर्शा रहा है, यह कलम किसकी है, मेरी है, तो ये पोसेसिव केस में हो जाएगा। तो अब आइए एक एक करके हम देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन आप समझ गए कि वह सर्वनाम है जो व्यक्तियों के बारे में बात करता है। द प्रोनाउन विच डील्स अबाउट पर्सन्स नोन एज पर्सनल प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो व्यक्तियों के बारे में बात करता है उसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। और व्यक्तिवाचक सर्वनाम में बताया कि 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो वक्ता होता है वो फर्स्ट पर्सन में कहलाता है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे साथ कोई आ गया तो आई और वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड में जिनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जैसे ही, सी, इट और दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो हमारे समझ से आप पर्सनल प्रोनाउन समझ गए। अब हम बात करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन की। यहीं पे लगे हाथों हम बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउन की। तो देखिए, पोसेसिव का मतलब ही होता है अधिकार दर्शाना, संबंध दर्शाना। जैसे मैंने कहा दिस इज माई पेन, दिस इज, या दिस इज माई पेन। पोसेसिव, that pen is yours। दिस का प्रयोग जानते ही हो, नज़दीक के लिए होता है, एक जब रहती है तो दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है जब कोई एक चीज़ होती है। और दीज का प्रयोग, दीज आर माई बर्ड्स, दीज आर माई डॉग्स। तो वहाँ पे क्या है, दीज के लिए नज़दीक जब चीज़ें होती हैं, ज़्यादा होती हैं तो दीज का प्रयोग करते हैं और आर लगाते हैं, और दोज जब लगाते हैं तो दूर होता है। तो यहाँ पे क्या है, यह कार मेरी है, दिस कार इज, या दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। यानी पेन पर अधिकार किसका है, मेरा है। तो यानी इस पे अधिकार दर्शाया जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, पोसेसिव केस हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरे प्रोनाउन की तरफ चलते हैं, रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, स्वयं ही, प्रतिबिंब। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ तो आपका प्रतिबिंब आपको दिखता है, तो वो रिफ्लेक्स है। उसी तरह से जब कर्ता का प्रभाव स्वयं कर्ता पे पड़ता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी पहचान का मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, इसमें सेल्फ या सेल्व्स शब्द लगा रहता है, इससे बड़े आसानी से आप पहचान पाओगे। तो जैसे माई सेल्फ, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, themselves, ourselves, इस तरह से इसमें लगा रहता है। यानी इसका आशय होता है स्वयं ही,
तो यानी जब किसी कर्ता के कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है तो वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे देखें, यू आर डिसीविंग, DECEIVI, डिसीविंग योर सेल्फ। आप देखिए तो यहां पे क्या हुआ, यू की बात कर रहा है और योर सेल्फ, किसको, तुम किसको ठग रहे हो, अपने आप को ठग रहे हो। तो यानी कर्ता जो किसी को धोखा दे रहा है यानी अपने आप को धोखा दे रहा है। अच्छा, एक और वाक्य लेते हैं, द बॉय hurt himself। तो देखिए लड़का, ये बॉय के लिए आप जानते हैं कि नाउन है, इसके लिए ही का प्रयोग होगा सर्वनाम में, और यहाँ पे जब हिमसेल्फ होगा, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, लड़के ने स्वयं अपने आप को ही चोट पहुंचाया, दूसरे को नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं, इस कर्ता के जो कार्य का प्रभाव है, यानी कार्य क्या है, चोट लगाना। द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, लड़का ने अपने आप को चोट लगाया। यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो आप देख रहे हैं कर्ता के जो कार्य का प्रभाव है वो स्वयं कर्ता पर ही पड़ रहा है। तो ये रहा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये बात आप समझ गए। अब हम चलते हैं, पोसेसिव तो आप समझ ही गए, अधिकार होता है या व्यक्तिवाचक होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़े, कर्ता के ऊपर। अब हम आ जाते हैं इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता, दृढ़ता सूचक, इसको हिंदी में कहते हैं, याद रखिएगा। तो जब कर्ता के कार्य का प्रभाव स्वयं पे पड़ रहा है तो वो तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें जोर दिया जाता है, इम्फेसाइज किया जाता है, यानी कर्ता के जस्ट बाद, ध्यान रखिएगा, कर्ता के जस्ट बाद अगर सेल्फ या सेल्फ शब्द लगते हैं तो वहां उस वाक्य में दृढ़ता आ जाती है। तो इसीलिए इसको इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आई माई सेल्फ गो देयर। तो देखिए कर्ता के जस्ट बाद माई सेल्फ आ गया है, आई माई सेल्फ गो देयर, मैं स्वयं ही वहां जाऊंगा। अच्छा, इसी को ऐसे कहें, आई गो देयर माई सेल्फ, तो ये बात दूसरी हो जाएगी, इसमें उतनी दृढ़ता नहीं है, मैं वहां जाऊंगा स्वयं, और यहां क्या है, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, यानी कर्ता के जस्ट बाद ही आया हुआ है, इसीलिए इस वाक्य में दृढ़ता है। आई माई सेल्फ गो देयर, आई माई सेल्फ हेल्प हिम, मैं स्वयं ही उसकी मदद करूंगा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, सेल्फ या सेल्वेस, दे देमसेल्फ गो देयर, वे स्वयं ही वहां जाएंगे। दे देमसेल्फ हेल्प देम, वे स्वयं ही उनकी मदद करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, सेल्फ या सेल्वेस जब शब्द आते हैं, यानी कर्ता के जस्ट बाद अगर सेल्फ या सेल्फ शब्द आ जाते हैं, सेल्फ या सेल्वेस शब्द आ जाएंगे, तो वो कौन सा हो जाएगा, वाक्य में दृढ़ता आ जाएगी, इसीलिए इसको हम इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो हमारे समझ से ये इम्फैटिक प्रोनाउन भी आप समझ गए। अब हम आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होगा, किसी संज्ञा के तरफ ये संकेत करेंगे कि ये ऐसी, जैसे आपने पढ़ा है, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, सच है, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे दिस इज ए कैट, तो क्या हुआ, ये कैट हमारा क्या है, संज्ञा है, और इसके तरफ संकेत कौन कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी बता रहा है कि दिस इज ए कैट,
यह एक बिल्ली है, यानी कैट की तरफ कौन इंडिकेट कर रहा है? दिस शब्द। तो दिस इज ए कैट, यानी कैट की तरफ दिस शब्द इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे दिस हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब ये लिख सकते हैं दैट इज ए कैट, वह एक बिल्ली है, तो दैट क्या करेगा? इसको इंडिकेट करेगा। जैसे एक और वाक्य लेते हैं, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं, तो ये लड़के क्या है? नाउन है, तो इनके तरफ कौन संकेत कर रहा है? दीज कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया? दीज शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे कि यही शब्द जो है यूज होते हैं, लेकिन इनके जस्ट बाद नाउन आ जाता है। दीज आर बॉयज, तो आप जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन आपने कहा, ऐसे इसी बात को लेंगे, दिस इज ए पेन आपने ऐसे लिखा, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। आगे हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव में, दिस इज ए पेन, अगर आपने ऐसे इसको लिख दिया, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दिस बॉय आपने ऐसे लिख दिया, दिस बॉय इज नटोरियस, तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस के जस्ट सटे नाउन आया है। अब यह दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना हो करके इस नाउन की विशेषता भी बता रहा है। यह लड़का शैतान है, तो इस लड़के की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको हम एडजेक्टिव वाले केस में समझेंगे। तो ये रहा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो संकेत करता है किसी संज्ञा की तरफ, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस है, दीज है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। आप जानते हो कि दिस का प्रयोग एक वचन के लिए और नज़दीक के लिए, और दैट का प्रयोग एक वचन के लिए और दूर के लिए किया जाता है। दीज का प्रयोग जो है, दिस का बहुवचन है, जब एक बहुत सी चीज़ें एक ही पास रहती हैं, नज़दीक रहती हैं, तो दीज करते हैं और बहुवचन के लिए करते हैं, आर लगाते हैं। और दोज जो है दैट का दूर के लिए लगाते हैं, तो आप जानते ही हो। तो ये रहा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की बात। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब संकेत मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है अलगाव सूचक सर्वनाम। तो ये अलगाव सूचक है, यानी इसमें ऐसे शब्द आएंगे जो क्या करेंगे? पर्सन और थिंग टेकन सिंगली, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और दोज प्रोनाउन इन विच पर्सन और थिंग्स क्या करेंगे? टेकन सिंगली आप इसको यूज कर ले, या आप ये भी कर सकते हैं इन सेपरेट ग्रुप। यानी इसमें क्या होता है? व्यक्ति या वस्तुओं को एक ही ग्रुप में लाया जाता है या उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, तो इसे हम अलगाव सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप याद रखिएगा, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग अलगाव सूचक के लिए किया जाता है। जैसे आपने लिख दिया ईच बॉय, ईच ऑफ द बॉय गॉट प्राइज, प्रत्येक लड़का जो है पुरस्कार पाया। अब देखें, नाइदर ही केम नॉर सेंड ए लेटर, ना तो वह आया ना ही लेटर भेजा। तो आप देख रहे हैं अलग अलग की बात की जा रही है। ईच ऑफ द बॉय गॉट प्राइज, प्रत्येक लड़का पुरस्कार पाया, तो अलग अलग की बात की जा रही है। तो ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं सीधे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है टू इंक्वायरी, जांच पड़ताल करना। यहाँ देखें इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? इसको हिंदी में कहेंगे प्रश्न
प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी प्रश्न पूछने का काम करता है। टू इंक्वायरी, जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होता है। और हमने सेंटेंस जब पढ़ाया है तो इंटरगेटिव सेंटेंस की बात हमने किया है और हमने बताया है कि वहाँ यस या नो रूपी क्वेश्चन यानी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों की बात हमने किया है। और दूसरा हमने इंटरगेटिव प्रोनाउन की बात वहाँ किया है। सेंटेंस का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो व्हाट इज द सेंटेंस एंड हाउ इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, कैसे सिंपल और असर्टिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये सारे सेंटेंस क्या होते हैं इसके बारे में हमने वेल डिस्कशन किया है सेंटेंस वाले टॉपिक के तहत। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। तो ये इंक्वायरी होता है, जांच पड़ताल की बात होती है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें हमने वहाँ पे बताया था आपको WH फैमिली बताया था। WH फैमिली, ये यानी WH फैमिली के मेंबर आते हैं यानी व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, whom, whom, where, आप देख रहे हो ETC। ये सारे शब्द जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे इंट्रोगेटिव में हम ले लेते हैं जैसे हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। तो आप देख रहे हैं क्या, ये हूँ जो है प्रश्न पूछ रहा है, तो इसीलिए इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर बुक, जैसे विच देखें, ये छांटने के केस में होता है। विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। होम डू यू वांट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जा रहा है और ये WH क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसके जवाब में कुछ कहना पड़ेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप यस और नो में काम नहीं चला सकते, आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। तो इनसे प्रश्न का पूछना पाया जाता है, इसीलिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो जैसे विच इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। होम डू यू वांट टू सी, तुम किसे देखना चाहते हो। ये सारी चीज़ें जो है प्रश्न पूछती हैं। और इसकी एक बात और याद रखिएगा, ये ककार वाचक होती है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ककार वाचक मतलब क्या, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह के शब्द आएंगे। और दूसरी बात, इसमें वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये बात याद रखिएगा, वाक्य के प्रारंभ में आएंगे। यहाँ सब में देखिए, वाक्य के प्रारंभ में सब में आ रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, विच इज योर बुक, व्हाई आर यू लाफिंग, होम डू यू वांट टू सी। तो इस तरह की तमाम चीजें हम प्रश्न ये पहले आते हैं और वाक्य के पहले आएंगे, प्रश्न पूछने का काम करेंगे यानी ककारवाचक होंगे। क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किसे, इस तरह से ये प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और लगे हाथों यहीं पे आपको बताता चलूं, रिलेटिव प्रोनाउन इसी से रिलेटेड है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में भी क्या होता है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्ता। तो रिश्ता क्या होता है भाई, दो लोगों को आपस में जोड़ता है, जैसे हमारा और किसी का रिश्ता है। तो कौन सा रिश्ता है, जैसे भाई बहन है तो भाई बहन का रिश्ता है, माता पिता है तो माँ अलग है पिता अलग है, तो उन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। माँ है बेटा है तो माँ और बेटे के बीच में रिश्ता होता है। तो ये रिश्ते क्या करते हैं, दोनों व्यक्तियों को जोड़ते हैं और इस तरह से जोड़ते हैं कि उस नज़रिए से जोड़ते हैं। जैसे बेटा और माँ है तो उस नज़रिए से उस रिश्ते का निभाया जाता है, हस्बैंड और वाइफ है तो उस नज़रिए से निभाया जाता है। तो ठीक इसी तरह से ये क्या है, हमारा प्रश्नवाचक है। देखा हमने। और ये रिलेशन क्या करते हैं, रिश्ता अपनाते हैं। तो यही सारे शब्द आप देखेंगे कि व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, हु, होम, वेयर, दैट,
ये सारे शब्द ऐसे होंगे जो रिश्ते को निभाते हैं, यानी ये वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं, यानी जोड़ेंगे भी। और इसीलिए इनको आप देखेंगे कि अंतर क्या होगा। ये पहला पॉइंट ये होगा कि जकारवाचक होंगे, जकारवाचक, वेरी इंपॉर्टेंट, जकारवाचक होगा। दूसरी बात होगी कि वाक्य के बीच में आएंगे, वाक्य के बीच में, ठीक। जैसे द बॉय who sit in the corner is my friend, is my son, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे कह रहा है the boy who sit in the corner is my son, लड़का जो उस कॉर्नर में बैठा है, देखिए जो आ गया, द बॉय हु सिट इन द कॉर्नर इज माई सन, लड़का जो उस कोने में बैठा है वो मेरा लड़का है, लड़का जो उस कोने में बैठा है वो मेरा बेटा है। द मैन, लिख दे, द मैन हु इज सिटिंग नियर द पार्क इज माई ब्रदर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये हूँ शब्द जो है जकारवाचक, ये लिख रहा है कि वो आदमी जो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो जो की बात कर रहा है, यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहा है। द बुक विच यू गेव मी, एक और वाक्य लेते हैं, द बुक विच यू गैव मी इज फाइन, पुस्तक, यानी जो पुस्तक तुमने मुझको दी है वो अच्छी है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि विच जो है यहाँ जकारवाचक का काम कर रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यही बताता चलूँ, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती, और उसी पूर्ववर्ती के अनुसार इसमें इसके क्रिया को लगना है। जैसे देखें, द बॉय हु सिट इन द कॉर्नर इज माई सन, लड़का जो कॉर्नर बैठा है मेरा सन है। अब देख रहे हैं हूँ है, और हूँ के जस्ट पहले यहाँ पे जो नाउन आया है यही हमारा क्या है, एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट यानी जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के यानी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो संज्ञा या सर्वनाम आता है वही उस वाक्य का एंटीसीडेंट होता है। और अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट क्रिया बदल जाती है, इसी के अनुसार क्रिया होती है। जैसे द बॉय हु सिट इन द कॉर्नर इज माई सन, लड़का जो वहां बैठा है वो मेरा सन है। अब इसी को हम बॉयज कर दें। अब मान लीजिए यहां लिख दें, हम उसको बहुवचन बनाएं, द बॉयज हूं, द बॉयज हूं। अब मान लीजिए हमने यहां लिख दिया एक और वाक्य, द बॉय हु इज कमिंग हियर इज माई सन, लड़का जो यहाँ आ रहा है वो मेरा लड़का, वो मेरा बेटा है। अगर इसी को हम बॉयज कर दें, द बॉयज हूँ, तो यहाँ इज नहीं बल्कि यहाँ आर लिखना पड़ेगा, द बॉयज हू आर कमिंग हियर आर माई सन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये हमारा एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट के अनुसार जो है इसके नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार क्रिया भी गवर्न होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन की हमने बात कर ली। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात किया, रिलेटिव प्रोनाउन की बात किया। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चय, 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 अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम जो अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं, यानी जिससे पता नहीं चलता है
कि कितने किसी, तो उसे हम अनिश्चय, जैसे मान लीजिए आपने देखा एनी, एनी, सम, फ्यू, एनीबॉडी, नोबॉडी, नोबॉडी हमने लिख दिया, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लिख दिया, समवन लिख दिया, समवन, ऑल, इस तरह के जो शब्द हैं, यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया समवन इज कॉलिंग यू, समवन इज कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, समवन, कोई खास किसका नाम नहीं लिखा गया है, यहाँ पे समवन इज कॉलिंग यू, कोई तुमको बुला रहा है, नाम नहीं रखा गया है। अब से वन हमने कह दिया, वन शुड डू वन्स ड्यूटी, एवरी, नोबॉडी विल हेल्प यू, नन विल हेल्प यू। तो इस तरह की सारी चीजें आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे अनिश्चित व्यक्तियों की बात की जा रही है, इसमें कहीं पर भी किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ और देखते हैं हमारा है रेसिप्रोकल। ठीक है, ये देखिए इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चयवाचक और रिलेटिव की बात हमने किया। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। ये करते क्या है रेसिप्रोकल, देखें, एक्सप्रेस म्यूचुअल, ये क्या करेंगे भाई, एक्सप्रेस म्यूचुअल, म्यूचुअल एक्शन, ये म्यूचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे और इससे क्या होता है, वाक्य शॉर्ट हो जाता है और काफी अच्छा लगता है। इसमें देखेंगे दो शब्द आएंगे, जैसे ईच अदर, EACH, ईच अदर की कहानी होगी और वन अनदर की कहानी होगी। तो ये रही बात। जैसे हम एक वाक्य लिखें, जैसे हमें हमारे लिए राजू प्ले एक वाक्य लिखते हैं, राजू इज प्लेइंग, मान लीजिए हमने लिख दिया राजू इज प्लेइंग विद हरी, ये हमने लिख दिया एक वाक्य। ठीक है, और ये भी हम लिख सकते हैं कि हरी इज प्लेइंग विद राजू लिख दे। तो ये देखिए किस तरह से वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम चाहें, क्योंकि राजू और हरी दो ही लोग हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि राजू एंड लिख सकते हैं, राजू एंड हरी प्लेइंग, राजू एंड हरी प्लेइंग, हम ये शॉर्ट में लिख सकते हैं प्लेइंग विद ईच अदर। देखिए हो गया। तो इतनी बात ना लिख करके राजू इज प्लेइंग विद हरी, हरी इज प्लेइंग विद राजू, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं राजू एंड हरी प्लेइंग विद ईच अदर, यानी राजू और हरी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो के बीच में किया जाता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि इनका जो कर्ता जो है भले अलग अलग रहे, लेकिन क्रिया एक होनी चाहिए। और वन अनदर का प्रयोग जो है ज्यादा के लिए किया जाता है। तो जैसे हम कोई वाक्य ले, दे ऑल नोच ईच अदर, ऐसा भी लिख सकते हैं, वे सभी के सभी एक दूसरे को जानते हैं। वी शुड हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट प्रोनाउन एंड इट्स काइंड। मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक सर्वनाम को हम कैसे याद करेंगे, प्रत्येक को हमने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। कमिंग लेक्चर हमारा होगा कि प्रोनाउन से रिलेटेड कौन कौन सी जनरल जो मिस्टेक्स होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, और हम नंबर की बात करेंगे, जेंडर की बात करेंगे, केस की बात करेंगे, और इनको मिला करके हम
नंबर, पर्सन, जेंडर और केस को एक साथ मिला करके हम देखेंगे कि कैसे आई, माई, माइन, मी हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके स्पीकिंग में या अन्य इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो गलतियां होंगी उनको ढूंढने में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।